आज हम विचार करते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला के भाग 6 पर। प्रिय विद्यार्थियों, भाग 5 में हमने देखा कि निर्मला अपने पति तोताराम से स्वाभाविक प्रेम नहीं कर पाती है, अर्थात उम्र का बड़ा अंतर होने के कारण वह उसमें अपने पिता तुल्य या पिता के समकक्ष किसी उम्र जो देखती है, वास्तविक प्रेम हृदय में जो श्रृंगारी भावना है उसको नहीं जगा पाती है। और तोताराम द्वारा पुत्र के साथ कान खींचकर डांटना, पुत्र का रोना निर्मला के हृदय में वात्सल्य जगा जाता है और वह अपने को पुत्रों के प्रेम का कर्तव्य से जुड़ी हुई महसूस करती है, जबकि तोताराम सोचता है कि आज मैंने निर्मला के प्रति जो प्रेम दिखाया है उससे ज़रूर उसके हृदय में मेरे लिए जगह बनेगी। लेकिन निर्मला के हृदय में ऐसा कोई बदलाव नहीं आता है। बल्कि पहले तो वो थोड़ा बहुत उससे हंसकर बोलती भी थी, अब वे बच्चों के लालन पालन में वे व्यस्त रहने लगती है। जब बच्चे घर आते तो उनके पास या बच्चों के पास वो बैठने के प्रयास करती और उन्हीं के खिलाने पिलाने में व्यस्त रहने लगी, उनके साथ खेल खेलती और निर्मला का त्रसित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब को अपनी गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मात्र कल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग जाना चाहती थी, उसके बदले बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब वह भी कभी कभी आ बैठता। वह निर्मला का हमसिन था। हमसिन का मतलब है हम उम्र था, लेकिन मानसिक विकास में वह 5 साल छोटा था, अर्थात निर्मला की अपेक्षा उसमें बचपना अधिक था। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार था, उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र तथा उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। इकहरे बदन का छरारा सुंदर हंसमुख लज्जाशील बालक था, जिसका घर में केवल भोजन का नाता था, अर्थात मनसाराम दिन भर खेलने कूदने में ही मस्त रहता था और निर्मला उसके मुँह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल जाती थी। एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती थी, उसके से ब्याह रचाया करती थी, जिसे अभी थोड़ी अब बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे, अर्थात निर्मला में के अंदर भी बचपना था। मनसाराम से वो खेल की बातें सुनते ही तो अपने बचपन में लौट जाती और उनके साथ खेल कूद की बातें सुन करके
अपने आप को प्रसन्न पाती, खुश पाती, इसलिए उसे इन बच्चों का संग भी अच्छा लगने लगा था। मुंशी तोताराम अन्य एकांत से भी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे। अर्थात मुंशी जो तोताराम उसका पति है वह विषयी था, अर्थात इच्छाओं को तृप्त करने में लगे रहने वाला जीव था। कुछ दिन तो वह निर्मला को सैर तमाशे दिखाते रहा, लेकिन उसे उसका कोई फल न मिलता उसने देखा। अब वह अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करते और फूलों को मुरझाया हुआ पाता, अर्थात जब भी वह घर से बाहर जाता और वापस लौटता तो घर में उसे वो जो उसकी अपेक्षा थी प्रेम अपनी पत्नी से मिलने का, वो उसे नहीं मिलता। तो उसे लगता है कि मेरी फूलों की जो वाटिका है वो मुरझा गई है। पौधों को सूखा, क्यारियों को धूल उड़ाते हुए देखता तो उनका जी जाता है क्यों न इस वाटिका को ही उजाड़ दो। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती है, इसका रहस्य उसकी समझ में न आता। दंपत्ति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा वह कर चुका था, फिर भी उसके समझ में नहीं आता और वह चिंता भागत रहता है। एक दिन उसका सहपाठी नयन सुख उसे मिलता है और मुस्कुरा कर कहता है, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मज़ा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी है कि किसी तरह पिंडी नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ, कहीं डोल हो तो ठीक ठाक कर दो। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उनके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम गंभीर होकर कहता है, भाई ऐसी हिमाकत नहीं करता, नहीं तो बहुत पछताओगे। लौंडिया तो लौंडों से ही खुश रहती है, हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी भला गले पड़ी, सोचता था 2-4 साल और ज़िंदगी का मज़ा उठा लूँगा, पर उल्टी आते गले पड़ी। अर्थात तोताराम को भी अब इस बात का आभास हो गया है कि हमारे बीच जो उम्र का जो अंतर है वह हमें स्वाभाविक प्रेम को प्राप्त होने से रोक रहा है, इसलिए वह अपनी शादी पर पश्चाताप भी करता है। लेकिन नयन सुख है कि उसे नया ही रास्ता बता देता है और कहता है कि अपना थोड़ा सा फेशियल करा और अपने चेहरे को थोड़ा सुंदर बना, कपड़े अपने पहनावा बदल और थोड़ा सा स्टाइलिश बन। इस तरह की वो बातें करता है। अर्थात वो कहता है कि थोड़ा सा रंगीलेपन का स्वांग रचो, ये ढीला ढाला कोट पे फेंको और तंजेब सी चुस्त अचकन हो को पहनो। चुन्नटदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई जयपुरी साफा बांधो, आँखों में सुरमर, बालों में हीना का तेल लगाओ, तोंद को थोड़ा पिचकाना है तो कमरबंद बांधो। और अपनी पत्नी के सामने ऐसा बनो कि ऐसा मालूम हो कि तुम्हें दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस जो कुछ है प्रियतमाई है। जमा वर्दी और सास से काम करने का मौका ढूंढते रहो, रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर और तलवार लेकर अकेले निकल पड़ो। हाँ, जरा मौका देख लेना, ऐसा न हो कि सचमुच कोई चोर आ जाए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। अर्थात इस तरह से अपने मित्र नयन सुख से एक नया नुस्खा वो प्राप्त कर लेता है कि अपनी पत्नी से प्रेम की बातें करो और सब कुछ ये समझाओ कि मेरे लिए तू ही संसार है। उसके सामने जवां मर्दी और हिम्मत की बातें करो। तोताराम ने उस वक्त तो यह बातें हंसी में उड़ा दी, लेकिन उसे बाद में एहसास होता है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ बदलाव हो जाए। वो इसी तरह की जमा वर्दी के प्रसंग अब अपनी पत्नी को सुनाने लगता है। पत्नी को ये सोचती है कि अब तो इसमें पागलपन भी आ गया है और एक छेलपन का सा उन्माद उसके अंतर देखती है।
तो उसे उस पर दया आने लगती है। क्रोध और घृणा का भाव जाता रहा। क्रोध और घृणा उन पर होती है जो अपने होश में हो। पागल आदमी पर तो दया का ही पात्र होता है। वह बात बात में उनके चुटकियाँ लेती, उनकी मजाक उड़ाती और इसका ध्यान रखती कि इसे वास्तविकता समझ में न आई। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने सैर करके लौट रहे थे। निर्मला से आकर बोलता, आज तो मैंने 3 चोरों को मार पीट कर भगा दिया है। उन्होंने तलवार के खूब वार किए, लेकिन मैंने छड़ी से ही उनका मुकाबला किया और अंततः उन्हें भागना पड़ा। और अंततः निर्मला उससे कहती है मुस्कुराकर, इस छड़ी पर तो तलवार के बहुत से निशान बने होंगे। मुंशी जी इस शंका के लिए तैयार न थे, पर कोई जवाब देना आवश्यकता बोले, मैं वारों को बराबर खाली कर देता। 2-4 चोटें छड़ी पर पड़ी हुई तो उछड़ती हुई, जिनसे कोई निशान नहीं पड़ सकता था। इस तरह की बातें चल ही रही थी कि उसकी बड़ी बहन रुक्मणी देवी की आवाज़ आती है और चिल्लाती है और हाँफती हुई उस तक पहुँचती है और बोलती है, घर में चारपाई के नीचे एक सांप बैठा हुआ है। तोताराम की हवाइयाँ उड़ जाती है और तोताराम जैसे तैसे संभल करके बरामदे में आता है, फिर ठिठक जाता है और अंदर से वह कांपा हुआ है, लेकिन अपनी पत्नी के सामने कमज़ोर न पड़ जाए या फिर इस तरह की कोई उसको महसूस नहीं हो, इसलिए वो झूठे बाहर निकल कर दौड़ता है और कहता है, इससे तो भाले से मारेंगे। और भाला लेने के लिए वह दूर निकल जाता है, लेकिन उसका बेटा मनसाराम ये सब चीज़ें समझता है। आवाज़ देते ही 2 हाँकी लेकर दौड़ पड़ता है और सांप पर कंबल डाल देता है और उसे हॉकी के 3-4 डंडे मार करके उस सांप को समाप्त कर देता है। और जब सांप को वह अपने हॉकी पर डाल कर लाता है तो वो अपने बेटे को तोताराम कहता है कि तुमने इतनी जल्दी क्यों की, इसे तो कोई भी फेंक देता। यह कहकर बहादुरी के साथ रुक्मणी के कमरे के द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कमरे को खूब देख भाल कर मूँछों पर ताव देते हुए निर्मला के पास जाकर बोले, मैं जब तक आऊँ जाऊँ मनसाराम ने मार डाला। बेशक लड़का डंडा लेकर दौड़ पड़ा। सांप हमेशा भाले से मारना चाहिए। अर्थात फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी अपना वो घिघियापन नहीं छोड़ता है और निर्मला को उल्लू बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, यही तो लड़कों में है। मैंने ऐसे कितने कितने सांप मारे हैं। सांप को खिला खिला कर मारता हूँ, कितनों को ही मुट्ठी में पकड़ कर मसल दिए। मुंशी जी झेप कर बोले, अच्छा जाओ, मैं डरपोक ही सही, तुमसे कुछ इनाम तो नहीं मांग रहा हूँ, जाकर महाराज से कहना खाना निकाले। मुंशी जी तो भोजन करने गए और निर्मला द्वार की चौखट पर खड़ी सोच रही थी, भगवान, क्या इन्होंने सचमुच कोई भीषण रोग हो गया है। अर्थात निर्मला अपने पति तोताराम पर संदेह करती है कि सचमुच इन्हें कोई भीषण रोग हो गया है। क्या मेरी दशा को और भी दारुण बनाना चाहते हैं, क्या मेरी दशा को और बिगाड़ना चाहते हैं। मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरी बस की बात नहीं। देखिए, इस लाइन में बहुत गहरा मर्म है। निर्मला की हृदय विदारक पीड़ा है। वह मर्म वेदना से संतप्त है। उसका यह बात कहना कि मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, सम्मान कर सकती हूँ, अपना जीवन इनके चरणों पर अर्पण कर सकती हूँ, लेकिन वह नहीं कर सकती जो मेरे किए नहीं हो सकता। अवस्था का भेद मिटाना मेरी बस की बात नहीं। आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं। समझ गई। आहा, यह बात पहले ही नहीं समझी थी, नहीं तो इनको क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ती, क्यों इतने स्वांग भरने पड़ते। अर्थात तोताराम की वास्तविक चाह क्या है,
ये निर्मला के समझ आ जाती है और वो कहती है कि ये जो अवस्था का अंतर है ये मैं नहीं पाट सकती। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी भारतीय परंपराओं में महिलाएं, कन्याएं ऐसी पीड़ाएं हजारों लाखों संख्या में झेल रही है। इसे प्रेमचंद रोकना चाहते हैं, इसीलिए निर्मला उपन्यास से वह संदेश देना चाहते हैं कि जो गलती तोताराम ने करी वो कोई भी अधेड़ उम्र का फिर से न करे, क्योंकि अवस्था का अंतर कभी नहीं मिट सकता और कभी भी स्वाभाविक प्रेम जागृत नहीं हो पाता। मनुष्य का निरंतर या तोताराम का निरंतर इस तरह के प्रयास करना निर्मला के लिए एक पागलपन के सिवा और क्या हो सकता है। अतः यह उपन्यास अनमेल विवाह रोकने की प्रेरणा भाग 6 द्वारा हमें देता है। धन्यवाद।